भाग एक। एक भयानक तंत्र जो न कभी देखा न ही सुना होगा। ऐसा शक्तिशाली तंत्र जो अकाट्य और बहुत ही घातक था, जिसका आवाहन मैंने किया था बिना ये सोचे समझे कि इसके क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। पर अब जब मैं स्वयं इसका एक भाग बन गई, तभी समझ आया कि प्रतिशोध एक ऐसा भाव है जो दूसरे से पहले स्वयं का नाश करवाता है। माँ, पापा, देखो तो कौन आया है। आपकी बेटी पूरे 4 साल बाद वापस आई है और किसी को भी उसकी पड़ी ही नहीं है। स्नेहा बाहर से चिल्लाते हुए अंदर आई और जो दिखाई दिया वो बहुत ही दर्दनाक था। पूरे घर में मातम पसरा हुआ था। सभी घर वालों के शव कतार में रखे थे। माँ, पापा, भाई, भाभी और मेरी प्यारी राधू। चाचा, चाची, बुआ और पता नहीं कौन कौन से रिश्तेदारों से घर भरा पड़ा था। जिनकी जरूरत थी बस वही नहीं थे। सभी बहुत ही आश्चर्य में थे कि स्नेहा कैसे बच गई। उसे भी तो साथ ही नहीं मरना था। सभी आपस में कानाफूसी करने लगे थे। मैं दुखी, बेजान और टूटी हुई सबको सूनी आंखों से देख रही थी। माँ, उठो ना, सुनो ना, अब से ऐसा नहीं होगा। अब कहीं भी नहीं जाऊंगी। उठो। अपनी माँ को झकझोर कर चिल्लाई। पापा, आप तो उठ जाओ ना। कोई अपनी बेटी से ऐसे मजाक करता है। भाई, भाभी, आप लोग भी ऐसा करोगे मेरे साथ? इसलिए मुझे रोज रोज आने को बोलते थे। मैं तो आपको सरप्राइज देने आई थी और आप सब ने तो मुझे कभी ना भरने वाला घाव दे दिया। स्नेहा एक एक करके सभी को हिलाते हुए उठाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। अंत में छोटी सी राधा को गोद में लेकर उठाने की कोशिश करते हुए कहा, राधू, राधू, तू तो उठ जा बेटा। मेरी गुड़िया है ना, बुआ की बात नहीं मानेगी। उठ जा बेटा। सबको ऐसे देखकर ही स्नेहा अपनी सुध-बुध खो बैठी थी। यंत्र चलित सी सबके हिसाब से उनके कहे अनुसार काम किए जा रही थी। सभी शवों को अंतिम संस्कार के लिए ले जाने का समय हो रहा था और घर वालों में बहस। सभी की नजर उनके संपत्ति पर थी। सब चाहते थे कि अंतिम संस्कार से पहले ही अपना हिस्सा निश्चित कर ले। स्नेहा बेटा, अंतिम संस्कार का समय हो गया है। अब शमशान के लिए निकलना होगा। चाची, बुआ सभी यहीं हैं। तुम भी अपना ध्यान रखना। बूढ़े चाचा ने सहानुभूति दिखाते हुए कहा। अचानक ना जाने क्या हुआ था कि स्नेहा झटके से उठ खड़ी हुई और कहा, मुखग्नि मैं दूंगी। सभी कानाफूसी करने लगे और फिर एक बुजुर्ग ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। लड़कियों का शमशान प्रवेश वर्जित है और तुम मुखग्नि की बात कर रही हो। तो कौन देगा? मैं इस परिवार की अंतिम सदस्य हूं, स्नेहा ने दृढ़ता से कहा। बहुत बहस के बाद बेमन से सबने स्नेहा की बात को स्वीकार कर लिया। अंतिम संस्कार के बाद सभी अपने अपने घरों को लौट गए। रह गई थी तो केवल स्नेहा, अपने सवालों के साथ जिनके जवाब नहीं थे तो केवल सवाल अनगिनत और असीम। इतनी जल्दी क्यों थी सबको अंतिम संस्कार की? सभी की एक साथ ही मृत्यु कैसे हुई? यहां तक कि राधू भी। सभी के चेहरे मुझे देखकर ऐसे क्यों हो गए थे जैसे साक्षात यमराज सामने खड़ा हो। स्नेहा ने मन ही मन सोचा, सभी की हत्या हुई है। एक डरावनी आवाज गूंजी जिसने स्नेहा को भी डरा ही दिया था। आ, आप आ, आपको कैसे कैसे पता? स्नेहा इस अप्रत्याशित घटना से डर गई थी तो हकलाते हुए पूछा।
एक भयानक अट्टहास गूंजा। क, 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 कौन है? स्नेहा ने डरते हुए पूछा। कुआं कभी प्यासे के पास नहीं आता, प्यासे को ही आना पड़ता है। फिर से वही भयानक आवाज गूंजी। मैं प्यासी नहीं हूं, समझे तुम? स्नेहा चीखी। तो शायद तुम अपने परिवार की मौत भूल गई हो, उस आवाज ने कहा। कुछ भी नहीं भूली हूं मैं, स्नेहा ने चीख कर अपने कान बंद कर लिए। तब शायद तुम्हें भूल ही जाना चाहिए, क्योंकि प्रतिशोध तुम्हारे बस का नहीं है। आवाज फिर गूंजी। जानना नहीं चाहोगी कौन था जिसने स्वर्ग को शमशान में बदल दिया? कौन है? कौन है? जो भी कोई है, उसे मैं खुद ही नरक का द्वार दिखाऊंगी, स्नेहा ने गुस्से में चिल्लाकर जवाब दिया। और तुम्हें मेरी मदद करने की क्यों पड़ी है? तुम्हारा क्या फायदा होगा इससे? स्नेहा ने दर्द भरी आवाज में पूछा। क्यों मेरे जख्मों पर नमक छिड़क रहे हो? चाहते क्या हो? स्नेहा ने फिर दुखी होकर पूछा। हम दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, दोनों के कारण अलग अलग हैं। इस बार थोड़ी शांत आवाज में जवाब मिला। तुम मेरी मदद करोगे? कब? क्यों? कैसे? स्नेहा ने फिर पूछा। बस कर लड़की, अभी सही समय नहीं है ये सब बात करने का। वैसे भी अभी सब तुझे ही देख रहे हैं, पागल समझ रहे हैं तुझे, आवाज ने मजाकिया लहजे में कहा। स्नेहा ने इधर उधर देखा तो सभी उसे ही घूर रहे थे। स्नेहा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, उसे तो बस अभी उसके परिवार के हत्यारे की जानकारी चाहिए थी जो उस आवाज के पास थी। लोग उसे पागल समझकर आपस में ही बात करने लगे थे। बेचारी, शायद घर वालों का सदमा लगा है, एक बूढ़ा आदमी बोला। नहीं काका, कोई भूत प्रेत का चक्कर लगता है, एक आदमी ने जवाब दिया। नहीं भाई, सुना है पूरा का पूरा परिवार ही खत्म हो गया। ये तो थी नहीं यहां, वरना कोई रोने वाला भी नहीं बचता, एक और आदमी ने दुखी होकर कहा। मैंने सुना है कत्ल हुआ है सबका, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। कुछ तो बहुत ही बड़ा कांड हुआ है, किसी आदमी ने कहा। तुम्हें कैसे पता? सभी झटके के साथ उसी की तरफ घूम गए और उससे पूछा। अरे भाई, मैंने वहां के नौकरों को बात करते सुना था, कह रहे थे कि सभी बहुत खुश थे कल, कोई बहुत ही खास आने वाला था, तो इसलिए सबको छुट्टी दी थी। पर अचानक ऐसा क्या हुआ जो ये सब हो गया? उस आदमी ने जवाब दिया। और पता है, नौकर भी बड़े दुखी थे, बोल रहे थे कि इतने अच्छे लोग थे कि उनमें और अपने परिवार में कभी कोई भेदभाव नहीं करते थे, सभी के सुख दुख में हमेशा साथ देते थे। बहुत ही अच्छा परिवार था, बड़े ही धार्मिक और दानी थे। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। ये कहते हुए उसने अपने हाथ जोड़कर ऊपर की तरफ देखा। सभी ने हाथ जोड़कर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। स्नेहा शांति से उनकी बातें सुन रही थी कि उसे आवाज के बारे में याद आया। तुमने बताया नहीं कौन था वो, किसने किया है? शांत भाव से पूछा। शाम को तुम्हें सब बताऊंगा, और तुम्हें भी मेरा काम करना होगा। ये भी याद रखना कि एक बार हाँ बोलकर तुम पीछे नहीं हट सकती। अच्छे से सोच लेना। अभी के लिए तुम्हारा जल्दी घर पहुंचना जरूरी है। वहां इसका तुम्हें शायद कुछ अंदाजा हो जाए कि तुम्हारे परिवार के साथ क्या हुआ होगा, आवाज ने कहा, जिसके अंदर एक निर्देश छुपा था। क्या? क्या है घर पर? कहना क्या चाहते हो? क्यों जाऊं मैं घर? है कौन मेरा वहां जिसके लिए जाऊं? स्नेहा ने चिढ़कर पूछा।
ना जाओ फिर। तुम्हें खुद तुम्हारी चिंता नहीं है तो मैं क्या करूं? बेवकूफ़ लड़की, अभी नहीं गई तो अपने परिवार के हत्यारे का ही साथ दोगी उसकी इच्छा पूर्ति में। बाकी निर्णय तेरा है, आवाज ने धमकी भरे स्वर में कहा। स्नेहा ने एक पल सोचा और कहा, मैं घर जा रही हूं, पर तुम मुझे कब और कहां मिलोगे? रात 12 बजे तुम्हें यहीं आना होगा, बिना किसी को कुछ भी पता चले। आगे का रास्ता मैं स्वयं तुम्हें बताता जाऊंगा, आवाज ने निर्देश दिया। स्नेहा सुनकर थकी हारी अपने घर चल दी। कभी कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसा दिन भी जीवन में आएगा कि अपने ही परिवार को ऐसे देखना होगा। उनकी लाशों को देखना पड़ेगा, उनकी चिता को अग्नि देनी होगी इन्हीं हाथों से। अपने हाथों की तरफ देखते हुए सोच रही थी। माँ, पापा, भाई, भाभी, राधु, जिसने भी आप लोगों की ये दशा की है वो भी खून के आंसू रोएंगे। छोड़ूंगी नहीं किसी को भी। स्नेहा मन ही मन संकल्प लेते हुए सड़क पर पहुंच गई थी। तभी किसी ने उसे पकड़कर अपनी तरफ खींचा। तब उसका ध्यान टूटा। क्या कर रही हो बेटा? परिवार के पास जाने की जल्दी है क्या? एक बूढ़े दिखने वाले आदमी ने कहा। आप मुझे जानते हो? कैसे? स्नेहा ने पूछा। बेटा, तुम्हारे परिवार ने मेरा बहुत साथ दिया था, अब मेरी बारी है तुम्हारी मदद करने की, बूढ़े ने जवाब दिया। तुम पहले मेरे घर चलकर कुछ खा पी लो, फिर तुम्हें घर छोड़ दूंगा। बूढ़ा आदमी फिर बोला। नहीं काका, आपने इतना सोचा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे अब घर जाना होगा। बहुत कुछ ऐसा है जो मेरी नज़रों से छुपा है, बस वही पता लगाना है। स्नेहा ने हाथ जोड़कर बूढ़े आदमी से कहा। मैं तुम्हारे साथ चलता हूं बेटा, शायद कुछ मदद कर पाऊं। बूढ़ा आदमी बोला। स्नेहा और बूढ़ा दोनों साथ में स्नेहा के घर के लिए निकल गए और जल्दी ही दोनों घर के सामने थे। गेट पर चौकीदार बैठा था, जो उनका पुराना चौकीदार तो नहीं था। नए चौकीदार को देखते ही स्नेहा का माथा ठनका। यहां नया चौकीदार? पुराने वाले काका कहां गए? स्नेहा ने मन मन में सोचा। फिर उसने बूढ़े से कहा, काका आप इस चौकीदार से पूछ कर आओगे कि पुराने वाले चौकीदार कहां गए? क्यों, क्या बात है बेटा? कोई परेशानी है क्या? बूढ़े ने कहा। आप पूछ कर तो आओ, फिर बताती हूँ। ठीक है बेटा, अभी आया, कहकर वो बूढ़ा चौकीदार के पास जाकर कुछ बात करने लगा और जल्दी ही वापस आ गया। उसे तो नौकरी से निकाल दिया गया बेटा, आज ही, बूढ़े ने कहा। स्नेहा कुछ सोच में डूब गई और जल्दी ही कुछ सोचकर कहा, काका चलो मेरे साथ, और बूढ़े को लेकर घर के पीछे वाले हिस्से की तरफ चल दी। काका आप यहीं मेरा इंतजार करना, मैं देखती हूं ये सारा चक्कर क्या है, स्नेहा ने कहा और पास के पेड़ से होते हुए घर के अंदर चली गई। नीचे से कुछ झगड़े की आवाज आ रही थी। स्नेहा दबे पांव नीचे की सीढ़ियों की तरफ चल रही थी। अचानक कुछ जोरदार आवाज कान में पड़ गई। तुम सब भूल रहे हो, वो लड़की अब भी जिंदा है, इस परिवार की बेटी और इस सारी संपत्ति की कानूनी वारिस, आवाज ने कहा। एक और आवाज गूंजी, तो नहीं रहेगी। स्नेहा के हाथ से टकराकर एक फ्लावर वास नीचे गिर गया और तेज आवाज हुई। सभी ऊपर की ओर दौड़ पड़े। फ्लावर वास की आवाज से सभी चौंक गए। सबको खतरे का अंदाजा हुआ। सबको अपनी योजनाओं पर पानी फिरता नजर आया। इतनी मेहनत करने के बाद इस तरह सब कुछ हाथ से निकलने देने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। सभी ऊपर की तरफ दौड़े। ये स्नेहा के लिए ये मुसीबत बढ़ाने वाला था। अचानक उसके दिमाग ने काम करना शुरू कर दिया। आसपास कुछ ऐसा ढूंढने लगी जिससे थोड़ी देर के लिए ही सही उस पर से ध्यान हट जाए, ताकि सब जान सके
पर अभी तक कुछ मिला ही नहीं था। उन लोगों के सीढ़ियों तक आने की आवाज आई। तभी वही शमशान वाली रहस्यमय आवाज गूंजी। बेवकूफ लड़की, आवाज ने डरावने वाले स्वर में बोला। तुझे यहां ऐसे आने के लिए किसने कहा था? अपने ही घर में कोई चोरों की तरह आता है क्या? उन लोगों ने देख लिया तो पड़ी होगी किसी मुर्दा घर में लावारिस की तरह। आवाज ने फिर कहा। हे महाकाल, किस मूर्ख लड़की की मदद करने चला था जिसे स्वयं ही संकट को न्योता देने का शौक है। अब जल्दी कर, तेरे सामने एक चित्र टंगा है, जल्दी से अपनी हथेली उस पर रख दे। देर की तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा, आवाज ने कहा। पर स्नेहा ने पूछा, व्यर्थ की बातों में समय नष्ट मत करो, सभी प्रश्नों के उत्तर शाम को मिल जाएंगे। अभी जितना कहा है उतना करो, जल्दी, आवाज ने आदेश दिया। स्नेहा भागकर पेंटिंग के पास गई। वो एक प्राकृतिक झरने की पेंटिंग थी। जैसे ही स्नेहा ने पेंटिंग को छुआ, वो खुद अब पेंटिंग का हिस्सा थी। अचंभित थी कि कैसे हुआ। स्नेहा सब कुछ देख और सुन पा रही थी वहीं से। तभी सब एक एक करके ऊपर पहुंचे। सब हैरान थे कि जब कोई है ही नहीं यहां तो फ्लावर वास कैसे गिरा। राहुल, जो चाचा का बेटा था, तुम छत पर देखो। अनुज, जो बुआ का बेटा था, तुम स्टोर में। अरुणा, जो चाची थी, तुम कमरों में देखो। और जीजी, गीता भाभी, बालकनी में ढूंढो। मैं यहां हॉल में देखता हूं। अखिलेश जी, चाचा जी ने कहा। सबने हाँ कहा और ढूंढने चल दिए। जितना बड़ा घर था उतनी ही बड़ी छत भी थी, बहुत ही खूबसूरत। छत पर टेरेस गार्डन बना हुआ था। खूबसूरत झूला, बैठने के लिए टेबल, कुर्सियां रखी थीं। छत के किनारे किनारे सुंदर फूलों के गमले रखे थे। बहुत तरह की रंग बिरंगे फूलों से पूरी छत सुंदर बगीचा दिखाई दे रही थी। एक तरफ सुंदर स्विमिंग पूल बना हुआ था जिसमें आर्टिफिशियल कमल के फूल तैर रहे थे और कुछ बतख भी तैर रहे थे। राहुल छत पर पहुंचा। उसने गमलों के आसपास और छत से नीचे झांक कर देखा, कोई नहीं था वहां। फिर वो छत के दूसरी तरफ एक छोटी झोपड़ी बनी थी बतखों के लिए। उसके आसपास देखा, झोपड़ी के अंदर देखा, वहां पर कोई नहीं था। सभी जगह अच्छे से देखने के बाद राहुल थक कर थोड़ी देर कुर्सी पर शांत बैठ गया। वहीं नीचे स्टोर रूम में बहुत सा पुराना सामान पड़ा था। बहुत सी अलमारियां, बक्से, पुराना सोफा, पुराना घर का सामान पड़ा था। सब कुछ अच्छे से ढका हुआ था। अनुज ने हर एक कोने को ठीक से देखा। बड़े सामान पर ढके कपड़े को उठाकर भी देखा। वहां कुछ भी ऐसा नहीं था जिस पर शक किया जा सकता था। अरुणा जी ऊपर के कमरों में ढूंढ रही थी, जिनमें एक कमरा स्नेहा का था। स्नेहा का कमरा साफ सुथरा और ठीक से व्यवस्थित था। एक तरफ अलमारी, ड्रेसिंग टेबल जिस पर बहुत सा मेकअप का सामान रखा था। खिड़की खुली थी, उस पर पर्दा लगा हुआ था। अरुणा जी ने पर्दा हटाकर बाहर देखा, कोई नहीं था वहां। फिर उन्होंने बाथरूम का गेट खोलकर वहां भी चेक किया, वहां पर भी कोई नहीं था। वो वापस आ गई और दूसरे कमरे में चली गई। दूसरा कमरा स्नेहा के भाई भाभी का था। दरवाजे के बिल्कुल सामने एक डबल बेड रखा था। बेड के पीछे दीवार पर एक बड़ी सी दोनों की शादी की तस्वीर लगी थी। उस कमरे की खिड़कियां बंद थी। अलमारी के पीछे, बेड के नीचे भी देखा, वहां भी कुछ नहीं था। बाथरूम भी चेक किया, पर कहीं कुछ नहीं था। वहीं अखिलेश जी ने पूरा हॉल ढूंढ लिया था, कहीं भी किसी को कुछ नहीं मिला था। हॉल के एक तरफ से ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां बनी थी। सभी कमरों के दरवाजे भी हॉल में खुलते थे। हॉल के बाहर की तरफ एक बालकनी थी जिस पर पर्दे लगे थे। हॉल के बीचों बीच सोफे और सेंटर टेबल रखी थी। दीवारों पर सुंदर पेंटिंग लगी थी। हॉल के कोनों में सजावटी पौधे के गमले रखे थे।
गीता जी बालकनी में ढूंढ रही थी, पर बालकनी में भी फूलों के गमले और सजावटी पौधों के अलावा कुछ नहीं था। तभी अचानक से बालकनी के कोने में बैठी काली बिल्ली गीता जी के ऊपर कूदी और गीता जी की जोर से चीख निकल गई। सभी ढूंढने में लगे हुए थे कि गीता जी की चीख सुनकर दौड़ते हुए बालकनी में पहुंच गए। वहीं पेंटिंग में बैठी स्नेहा पेंटिंग में ही बने एक सेब के पेड़ से सेब तोड़कर खा रही थी और उन सभी को परेशान देखकर खुश हो रही थी। सभी ने बिल्ली को देखकर चैन की सांस ली। जी बिल्ली थी। मुझे लगा कहीं स्नेहा तो नहीं आ गई, कहीं उसे सब पता तो नहीं चल गया, हमारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। अरुणा जी ने राहत की सांस लेते हुए कहा। ऐसे कैसे भाभी पानी फिरने देंगे? इतनी प्लानिंग इसलिए थोड़ी की थी। आप चिंता ना करो, कुछ नहीं होगा, गीता जी ने भी उन्हें समझाते हुए कहा। और क्या, बुआ इतनी जल्दी थोड़ी सब कुछ बर्बाद होने देंगी, राहुल ने कहा। प्लानिंग में माँ और छोटी मम्मी का कौन हाथ पकड़ सकता है? वैसे भी स्नेहा घर आई होती तो चौकीदार बताता तो सही, पुराना थोड़ी है जो उसका वफादार था। बैठी होगी अभी भी अपने परिवार को रोते वहीं शमशान में। अनुज ने हंसते हुए कहा। अनुज की बात सुनकर सभी हंसने लगे और हंसते हुए वापस हॉल की तरफ चल पड़े, जहां आगे की प्लानिंग के बारे में बात कर रहे थे। उनकी बातें सुनकर स्नेहा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। आगे की प्लानिंग क्या होगी, यही सुनने के लिए स्नेहा वहीं छुपी रही। बाहर अंकल को स्नेहा की चिंता हो रही थी, पर इस वक्त इंतजार के अलावा कुछ और कर भी नहीं सकते थे। साथ ही उन्हें किसी की नजर में आने से भी बचना था। बस हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि अंदर स्नेहा सुरक्षित हो। अंदर हॉल में सभी आगे के प्लान के बारे में बातें कर रहे थे। पहले स्नेहा का कुछ इलाज करना होगा, वरना संपत्ति का स भी देखने को नहीं मिलेगा। देखा नहीं सबने कैसे बोली थी, मुखग्नि मैं दूंगी। बड़ी आई सारी प्रॉपर्टी की वारिस। गीता जी ने मुंह बनाकर कहा। हाँ जी बिल्कुल ठीक बोल रही हो। बचपन से ही देखा नहीं आपने कितनी तेज है। मजाल कि कोई उसकी एक कील तो ले ले, उसे पता चल गया तो राम ही जाने क्या बवंडर उठाएगी। अरुणा जी ने थोड़ी टेंशन में कहा। क्या माँ, आप भी कैसी बातें कर रहे हो? आज की हालत देखी थी बेचारी की। जब तक उसे कुछ समझ आएगा तब तक सब कुछ हमारी मुट्ठी में होगा, राहुल ने हंसकर कहा। हाँ भैया, अब बस बड़े मामा जी की वसीयत खुलने का इंतजार है और फिर सब कुछ कैसे अपने पास आएगा उस बारे में बात करेंगे, अनुज ने कहा। वसीयत कब खुलेगी अनुज? बात हुई थी तुम्हारी वकील से? बहुत देर से चुप बैठे अखिलेश जी ने पूछा। जी मामा जी, वकील बोला था 3 दिन बाद खुलेगी। पर एक बात कहूं? अनुज बोला। हाँ कहो, क्या बात है? अखिलेश जी ने कहा। मामा जी, वकील कुछ ज्यादा ही चालाक है। जब सब कुछ हो रहा था तब उसकी नजर हम सभी के ऊपर थी, उसको शायद शक हो गया है, अनुज आगाह करते हुए कहा। एक काम करो, उस वकील पर नजर रखो, कहीं लास्ट मोमेंट में आकर हमारे सारे प्लान में गड़बड़ी ना कर दे, अखिलेश जी ने कहा। जी मामा जी, मैं अपने एक आदमी को उस वकील के पीछे लगा दिया है। वो वकील की हर हरकत पर नजर रखेगा और उसकी पल पल की खबर हमें देता रहेगा, अनुज ने कहा। अच्छा किया अनुज। और एक बात बताओ राहुल, तुम क्या कर रहे हो? अखिलेश जी ने राहुल से पूछा। जी पापा, आप कुछ कह रहे थे, राहुल ने कहा। तुमने पता किया स्नेहा अभी तक क्यों नहीं आई? वहीं शमशान में है या कहीं और चली गई है? चौकीदार को कहा था कि कोई आए तो जितनी जल्दी हो सके अंदर बताए, अखिलेश ने राहुल से पूछा। जी पापा, चौकीदार से बोल दिया था कुछ भी हो, कोई भी आए तो वो सबसे पहले हमें बताएगा।
यहाँ तक कि स्नेहा भी आए तो भी पहले हमें बताए, और उसे ये भी बोल दिया था कोई पूछे तो यही बताए कि पुराना चौकीदार बीमार है तो उसकी जगह थोड़े दिन वही आएगा। राहुल ने जवाब दिया। ठीक है, अब सब आराम करो जाके, अखिलेश जी ने कहा। सभी अपने अपने कमरे में आराम करने चले गए। स्नेहा मन ही मन बड़बड़ाई और सिर पर हाथ रखकर बोली, अब इस पेंटिंग से बाहर कैसे निकलूंगी। उस रहस्यमय आवाज ने आदेशात्मक लहजे में कहा, अपना दायां पग बाहर रखो। स्नेहा ने वैसा ही किया। बाहर पैर रखते ही दीवार से फर्श तक सीढ़ियां थी, जिनसे होते हुए स्नेहा वापस हॉल में आ गई। स्नेहा के वापस आते ही सीढ़ियां गायब हो गईं। आवाज ने कहा, बिना देर किए तुरंत बाहर निकलो। आदेश सुनते ही स्नेहा तुरंत पेड़ से उतरकर बाहर आ गई। बूढ़े अंकल वहीं टेंशन में घूम रहे थे। कितनी देर लगा दी बेटा, तुम ठीक हो ना, चोट तो नहीं लगी? अंकल ने घबरा कर पूछा। मैं ठीक हूं अंकल, आप टेंशन मत लो। अब मैं अंदर जा रही हूं, आप भी घर जाओ और रेस्ट करो। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आपको फोन कर लूंगी, ठीक है ना? स्नेहा ने कहा। ध्यान रखना अपना, मैं चलता हूं, बूढ़े अंकल ने कहा और अपना फोन नंबर देकर चले गए। स्नेहा ने एक लंबी सांस ली और अंदर चल दी। अंदर जाते समय चौकीदार ने उसे रोक दिया और पूछा, आपको किससे मिलना है? स्नेहा ने कहा, ये मेरा ही घर है, आप कौन हैं? और जो चौकीदार अंकल यहां रहते थे वो कहाँ गए? चौकीदार ने जवाब दिया, वो मेरे चाचा हैं, वो बीमार हो गए हैं तो कुछ दिन उनकी जगह मैं ही आऊंगा। स्नेहा ने पूछा, अब मैं अंदर जा सकती हूँ या अब भी कोई सवाल जवाब बाकी है? चौकीदार ने कहा, आप थोड़ा इंतजार कर लीजिए, मैं अभी पूछकर बता देता हूँ। और वो अपने केबिन की तरफ चला गया, जहाँ से उसने अंदर फोन लगाया और कुछ बातें की। फिर फोन रखकर वापस आया और उसने स्नेहा से कहा, आप जा सकती हैं, मेरी बात हो गई है, उन्होंने कहा कि आपको अंदर भेज दूं। स्नेहा को इस सब से बहुत तेज गुस्सा आ रहा था, पर क्या कर सकती थी? फिलहाल तो उसे केवल अपने परिवार के हत्यारे को ढूंढना था, तो वो चुपचाप घर के अंदर चली गई। घर बहुत ही सुंदर था, सफेद संगमरमर का बना हुआ घर, जिसके चारों तरफ बड़े फलदार पेड़ लगे थे, रंग बिरंगे फूलों के पौधे, जिनमें उनके पसंदीदा गुलाब, रजनीगंधा, चमेली, रात रानी और भी पता नहीं कौन कौन से थे। पर आज सब उदास लग रहे थे, क्योंकि उनकी रौनक जिनसे थी वही आज इस घर में नहीं थे। पूरे दिन चहकने वाली चिड़िया भी आज शांत थी। पूरे दिन जिन पक्षियों का जमावड़ा लगता था, आज भी वो शांत रहकर अपना दुख व्यक्त कर रहे थे। घर क्या था, कोठी थी। महल जैसी आलीशान 2 मंजिला कोठी थी। जितनी शानदार बाहर से थी, उतनी ही खूबसूरत वो कोठी अंदर से भी थी। बड़ा सा हॉल, खूबसूरत इंटीरियर, एंटिक शो पीस और बहुत खूबसूरत पेंटिंग जो देखने पर ऐसी लगती थी मानो अभी बोल पड़ेगी। मेटालिक ग्रे कलर की दीवारें, वाइट सोफे, क्लासिक कांच का सेंटर टेबल। स्नेहा को अपने परिवार की बहुत याद आ रही थी, जहां पूरे घर में उनकी यादें बिखरी पड़ी थी। सोफे पर बैठकर की गई मम्मी पापा के साथ बातें, पूरे हॉल में भाई के साथ की गई धमा चौकड़ी, किचन में मम्मी को परेशान करना या फिर भाभी का गृह प्रवेश, हर चीज़ उसे याद आ रही थी। जब पहली बार राधु जब घर आई थी, कितना सुंदर सजाया था, कितने खुश रहना था, ये सोचते सोचते उसकी आंखों में आंसू आ गए। इतने में सभी परिवार वाले बाहर हॉल में इकट्ठा हो गए। सभी स्नेहा को झूठी सहानुभूति जता रहे थे। बुआ और चाची तो उसे देखकर स्नेहा को गले लगाकर रोने नहीं लगी। चाचा ने उन्हें डांट कर चुप करवाया और कहा, बंद करो ये रोना धोना, जो बचा है उसका ध्यान रखो। ध्यान रखो स्नेहा का, सुबह से कुछ खाया पिया भी नहीं है उसने, उसे कुछ खिलाओ और आराम करने दो।
स्नेहा ने खाने से मना कर दिया, पर सबने उसे रो धोकर थोड़ा सा कुछ खाने पर मजबूर कर दिया। खाना खाकर वो अपने कमरे में आराम करने चली गई और सभी चाचा के कमरे में आगे की प्लानिंग करने इकट्ठे हो गए। सभी स्नेहा को रास्ते से हटाने का प्लानिंग कर रहे थे। सोच रहे थे कि सबसे बड़ी मुसीबत है ये। स्नेहा अपने कमरे में टहल रही थी, सोच रही थी कैसे लोग हैं, बस प्रॉपर्टी चाहिए, कैसे मगरमच्छ के आंसू बहा रहे थे। बड़े हैं चिंता करने वाले, परिवार के ना होने का फायदा उठाने की सोच रहे हैं। मैं देखती हूं कैसे मिलती है ये प्रॉपर्टी। वहीं अखिलेश जी के कमरे में सब इकट्ठा होकर स्नेहा का क्या करना है वही सोच रहे थे। गीता जी ने कहा, एक काम करते हैं, वकील को अपने साथ मिला लेते हैं ताकि हमें प्रॉपर्टी आराम से मिल जाए। अरुणा जी ने कहा, या फिर उसको गायब करवा देते हैं, अपने इतने लोग कोई ना कोई ये काम तो कर ही देगा। फिर राहुल की तरफ देखते हुए पूछा, कोई है जो इतनी सफाई से स्नेहा को गायब करवा दे ताकि किसी को भी पता ना चले? राहुल ने कहा, माँ ऐसा तो कोई नहीं है जानकारी में, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि किसी को पता ना चल जाए। फिर राहुल ने अनुज से कहा, अनुज तुम क्या कहते हो? अनुज जो काफी देर से सोच रहा था, राहुल की बात सुनकर एकदम चौंक गया और कहा, भैया ऐसा कुछ करते हैं जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। उसके लिए स्लो पॉइजन जैसा कुछ ट्राई करें, या फिर कुछ ऐसा ढूंढते हैं जिससे पुलिस का शक हम पर ना आए, क्योंकि इस समय स्नेहा को कुछ हुआ तो सारा शक हम पर ही आएगा। पूरी प्रॉपर्टी का जो सवाल है। चुप करो तुम सब, फालतू के प्लान बना रहे हो। सबसे सही यही रहेगा कि पहले वसीयत सुने, उसके बाद स्नेहा को कैसे ठिकाने लगाना है उसका पूरा प्लान मेरे पास है। कब, क्या और कैसे करना है, किसी को क्या करना है, सब कुछ समय आने पर अपने आप सबको पता चल जाएगा। तब तक शांत रहो और ऐसा कुछ मत करना जिससे हमारा बना बनाया खेल चौपट हो जाए। वहीं स्नेहा अपने घर में घूमती हुई उस रहस्यमयी आवाज के बारे में सोच रही थी आखिर है कौन, मुझसे चाहता क्या है, क्यों मेरी मदद कर रहा है, और उसे कैसे पता कि मेरे माँ पापा का कातिल कौन है। आखिर है क्या चीज। अब 12 बजे बुलाया है तो जाना ही पड़ेगा। यह भी तो देखना है कि वो क्या कर सकता है। एक बार उसे देख लो, फिर एक इस चाचा बुआ एंड पार्टी से निपट लूंगी, क्योंकि हो ना हो इस पूरे कार्यक्रम में सबसे बड़ा हाथ चाचा एंड पार्टी का ही है। पहले से मुझे ये लोग पसंद नहीं थे और अब तो सर पर ही आकर बैठ गए। थक कर स्नेहा अपने बेड पर चली गई और कब क्या करना है और कातिलों का पता कैसे लगाना है, लेट कर उसी बारे में सोच रही थी। सोचते सोचते उसकी आंखें लग गई। तब उसने रात में सपना देखा कि एक काला साया उसकी तरफ बढ़ रहा है, उसे मारने के इरादे के साथ। उस साये ने पास आकर तकिया उठा लिया और स्नेहा के मुंह पर रखकर दबा दिया। स्नेहा कुछ नहीं कर पा रही थी, उसकी धड़कन बढ़ ही गई थी और पसीने आ रहे थे। अचानक झटके में उसकी आंखें खुल गई। घड़ी में 11:30 बज रहे थे। कितना डरावना सपना था, पर अब सपने से डरने का नहीं बल्कि शमशान में जाने का समय था। स्नेहा ने मन ही मन संकल्प किया कि आज उस रहस्यमय आवाज को, इस सब का कारण जानकर रहूंगी। ऐसा सोचकर स्नेहा घर से निकल गई और घर से शमशान जाने को निकलने पर बाहर एक ऑटो इंतजार करते मिला। तुम स्नेहा हो ना? बाबा ने तुम्हें सही सलामत उनके पास पहुंचाने का आदेश दिया है, ऑटो चालक ने कहा। स्नेहा के बैठते ही ऑटो हवा से बात करते हुए शमशान की ओर चल दिया।